Hello guys, welcome back to JK Frontier Academy. I am Shubham Mahajan, your faculty for जनरल स्टडीज़। दोस्तों, आज का टॉपिक आपको जैसा कि दिख गया है, हमारा आज का टॉपिक होगा अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको बताया जाए, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही ज़्यादा इतना फ्लेक्सिबल है, ना ही ज़्यादा इतना रिजिड है। मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड तो हो सकता है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट हुई है इतनी बार, तभी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी बार ऑर्डर्स को चेंज किया गया या नए तरह के ऑर्डर्स लाए गए या नए तरह के लॉ लाए गए ना। वो कॉन्स्टिट्यूशन बेकार है जहाँ पर अमेंडमेंट का प्रोसीजर नहीं होता। तभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडेबिलिटी का हमने प्रोविज़न रखा हुआ है, क्योंकि देश में बदलाव जब भी आएंगे तब तक कोई ना कोई कानून चाहिए ना। तो उसी के तहत हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि मैं ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हूँ, मुझे इतनी आसानी से आप चेंज नहीं कर सकते हो, ना ही इतनी मुश्किल से चेंज कर सकते हो। इसलिए मैं क्या हूँ, दोनों का मिक्स हूँ या दोनों का क्या हूँ, सिंथेसिस हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट ए सिंथेसिस ऑफ बोथ। हम कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला सकते हैं, ठीक है, बदलाव हम कभी भी ला सकते हैं, पर इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द प्रोविजन विच इज़ नीडेड टू बी अमेंडेड। हमारा अगर कोई ऐसा क्लॉज है जो बड़ी आसानी से, मतलब जो हमारे देश के लिए इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। और कोई ऐसा प्रोविज़न जो बड़ा ही ज़्यादा ख़तरनाक होगा, हम उसको जो है मुश्किल तरीके से क्या करते हैं, उसको अमेंड करते हैं। तभी हमारे देश में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। ये चीज़ का याद रखना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की अमेंडमेंट्स आती हैं, जैसा कि आपको ये वर्ड्स खुद कह रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, जो इजी वाला कंसेप्ट है वो ब्रिटेन में होता है अमेंडमेंट करने का, और डिफ़िकल्ट वाला कहाँ पर होता है, यूएसए में। और आपको पता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी कंट्रीज है जिनका इम्पैक्ट ज़्यादा है, वो आता है ब्रिटेन और अमेरिका। और हमने दोनों जगह से क्या कर लिया, हमारा अमेंडमेंट प्रोसीजर कर लिया। आर्टिकल नंबर 368 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो आता है पार्ट नंबर 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा डील करता है अमेंडमेंट प्रोसीजर के साथ। आर्टिकल 368 कहता है कि ये पार्लियामेंट की पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी अमेंड कर सकते हैं, और उसके जो प्रोसीजर हैं वो उन्होंने वहीं पे लिखे हैं। ठीक है, ओनली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही ऑथराइज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो प्रोसीजर लिखा होगा उन्होंने उसी को जो है फॉलो करना है। एक चीज़ याद रखना, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही खाली ऑथराइज्ड है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, पर वो जो बेसिक स्ट्रक्चर आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर बात की जाए व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमें सुप्रीम कोर्ट ने कब बताया था, वो बताया था हमें केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है या हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है। ठीक है, कुछ भी अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिलीट कर सकते या नहीं वो अमेंड कर सकते। ये उन्होंने कब कहा था, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो 1973 में हुआ था। अब यहीं से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी के बारे में अब हम बात करेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या। ठीक है, पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकती है। फिर ये क्वेश्चन आता है कि सर बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। तो चलिए अब हम उसी को स्टडी करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या। चलिए बात करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर के क्या क्या एलिमेंट आते हैं। आर्टिकल 368 जो है वो कहता है कि पार्लियामेंट कोई भी पार्ट जो है अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें फंडामेंटल राइट्स तक खुद आते हैं, पर उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को कभी भी जो है अमेंड नहीं करना है। तो एक चीज़ याद रखना, ये हमारा हमेशा सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है और क्या नहीं होता है। चलिए बात करते हैं कौन कौन से डॉक्ट्राइन्स जो है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सबसे पहले आएगा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज़ याद रखना, जब आप हमारे देश में जब आप एक पॉलिटिशियन बन जाते हैं, जब आप एक एग्जीक्यूटिव के पार्ट बन जाते हैं, जैसे आप पीएम बन जाते हैं, जैसे आप सीएम बन जाते हैं, आप होम मिनिस्टर बन गए हो, आप प्रेसिडेंट बन गए हो, या आप कोई आईएएस बन गए हो, ठीक है, या आप कोई आईएएस वगैरह कुछ भी अगर आप बन गए हो ना, तब आप एग्जीक्यूटिव के पार्ट बन गए हो, तब आपका कोई अपना धर्म नहीं रहता, आप सेक्युलर हो जाते हो ना। अब हमारे ऊपर वो सेक्युलर की बंदिशें किसने डाली है, कॉन्स्टिट्यूशन ने डाली है।
हमारा अपना अब कोई धर्म नहीं रहा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या रहा है, धर्म रहा है। और ये हमारा क्या आता है, बेसिक स्ट्रक्चर आता है। हमारे देश की सोवेनिटी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन नेचर जो है इंडियन पॉलिटी का, वो आप ख़त्म नहीं कर सकते। हमारे देश का जो रिपब्लिकन नेचर है वो नहीं ख़त्म हो सकता, डेमोक्रेटिक नेचर नहीं ख़त्म हो सकता, और सोवेनिटी हमारे देश की या भाईचारा नहीं ख़त्म हो सकता। सेक्युलर करेक्टर जो है हमारे नेशन का, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। ये चीज़ याद रखना। आप कुछ भी अमेंड कर लो फंडामेंटल राइट्स में, 25 से लेकर 28 आर्टिकल तक आप नहीं अमेंड कर सकते, उनमें नई चीज़ें डाल सकते हो, उनको कम नहीं कर सकते आप। अब बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर बात की जाए आर्टिकल नंबर 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा आर्टिकल नंबर 50 है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में आता है, वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि हमेशा आपने ऐसे लॉ बनाने हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। ये हमारा क्या आता है, बेसिक फीचर आता है। फिर बात करते हैं फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज़ याद रखना, आर्टिकल नंबर 1 जो है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है ना, पर फिर भी हमारा देश क्या है, यूनियन तब बनता है जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी होती है। बाकी दिनों में क्या है, हमारा देश फेडरल है, और वो कैरेक्टर आप हमारे देश का नहीं चेंज कर सकते। यूनिटी और इंटीग्रिटी आप नहीं ख़त्म कर सकते। वेलफेयर स्टेट, एक अच्छी जो है सरकार होने का, आइडियल सरकार होने का कंसेप्ट आप नहीं ख़त्म कर सकते। जुडिशियल रिव्यू की पावर जो आर्टिकल नंबर 32 में आती है, जो जुडिशरी की सबसे बड़ी पावर होती है किसी लॉ का रिव्यू देना उन्होंने कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, वो आप ख़त्म नहीं कर सकते। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल जो हमारा आर्टिकल नंबर 19 आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे देश में क्या है, इंडिया का क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये आप नहीं ख़त्म कर सकते। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ सबसे ज़रूरी चीज़ आती है हमारे देश में, हमेशा क्या है, लॉ ही सबसे बड़ा रहता है। ठीक है, जो लॉ है वही सबसे बड़ा रहता है, वो हमारे देश का ख़त्म नहीं हो सकता। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में बैलेंस रहता है, हार्मनी बैलेंस रहता है, ये आप ख़त्म नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी जो हमारा क्या कहते हैं, आप कह सकते हो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल्स हैं, ये आप नहीं चेंज कर सकते हैं। फिर उसके साथ आता है हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये हमारे देश में कभी आप अमेंड नहीं कर सकते क्योंकि ये फॉर्म है बेसिक फिर स्ट्रक्चर का। जुडिशरी हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगी, ये तो आप कभी नहीं ख़त्म कर सकते। देखिए ना, कोई लॉ अगर पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया, उसको जुडिशरी ने क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया, तो पार्लियामेंट क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जुडिशरी को पार्लियामेंट के अंदर ले आए। ऐसा नहीं हो सकता। लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी नहीं ख़त्म हो सकता। एक्सेस टू जस्टिस, और उसके साथ साथ सबसे ज़रूरी आता है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142। ठीक है, और उसी के साथ पावर्स आती हैं हाई कोर्ट की अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। चलिए, ये आपको पता चल गया कौन कौन से हमारे बेसिक स्ट्रक्चर आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 32, 136, 141, 142 जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की पावर अंडर 226 एंड 227। और उसी के जो हमारा फंडामेंटल राइट्स और उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में बैलेंस आता है, ये सब हमारे क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए फिर से हम उसी टॉपिक के ऊपर जाते हैं कि हमारे देश में अमेंडमेंट होती कैसी है और अमेंडमेंट नाम की चीज़ होती क्या है। चलिए यहाँ से हमारा टॉपिक आता है कि प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट होने का। जो प्रोसीजर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल नंबर 368 में लिखा हुआ है, और बात करते हैं ये कैसे होता है। एक अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो किसी भी हाउस में जो है इनिशिएट की जा सकती है, और वो एक बिल के नाम पे आता है। जैसे अगर बात की जाए 2017 में क्या हुआ था, 2017 में हमारे देश में जीएसटी लाया गया था। तो ये हमने पहले पार्लियामेंट में जीएसटी बिल के रूप में लाया था। ठीक है, जब भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना है, अमेंडमेंट करना है, तो उसको बिल के रूप में लाना है, और वो किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो गया, चाहे वो राज्यसभा हो गया, दोनों के पास इक्वल पावर्स हैं। ठीक है, बोथ द हाउसेस हैव इक्वल पावर्स रिगार्डिंग द अमेंडमेंट बिल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं उसके आगे, इसको कौन लाता है। एक चीज़ याद रखना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होगा, ये किसी भी मिनिस्टर के द्वारा या किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी लाया जा सकता है, और इसको किसी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रेसिडेंट से परमिशन लेने की कि क्या प्रेसिडेंट साहब, क्या हम ये अमेंडमेंट बिल ला सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, जब ये बिल लाया जाता है, एक चीज़ ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ ए बिल टू बिकम एन एक्ट। पहले होता है अगर लोकसभा में लाया गया,
ठीक है, अगर लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा ने इसको क्या करना, पास करना है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा ने भी जब इसको पास कर दिया, उसके बाद ये किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस बिल को साइन करते हैं, तब ये बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक है। और एक चीज़ यही यहाँ पर लिखी हुई है कि बिल जो है दोनों हाउसेस ने क्या करना है, इसको पास करना है सेपरेटली। ठीक है, दोनों हाउसेस ने इसको पास करना है, पर किससे, स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी की अगर बात की जाए, सपोज करो लोकसभा की। ठीक है, लोकसभा के अगर कितने मेंबर्स होते हैं, वो होते हैं 543। ठीक है, राज्यसभा के कितने होते हैं, राज्यसभा के आते हैं हमारे 245। इनका आपने 2/3 कर देना है, इनका आपने 2/3 कर देना है। जो ये रिजल्ट आएगा ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी। जितना हाउस होता है उसका आप 2/3 कर लो टोटल मेंबरशिप का, तो वो आपका क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी होता है। आगे समझ इसकी, दोनों हाउसेस ने क्या करना है, इसको सेपरेटली 2/3 मेजॉरिटी से पास करना, और बाद में जब टोटल पार्लियामेंट का जब गिना जाता है, तब भी वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। और एक चीज़, दोनों हाउसेस को अपने हाउस में इसको सेपरेटली बिल को पास करना ही करना है। अगर दोनों हाउसेस में डिसएग्रीमेंट है एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को लेके, तो एक चीज़ याद रखना, देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ द जॉइंट सेशन। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल की बात की जाए, उसके लिए आप जॉइंट सेशन करवा सकते हो, पर आप अमेंडमेंट बिल के लिए या मनी बिल के लिए किसी भी तरह का आप जो है जॉइंट सेशन नहीं करवा सकते हो। चलिए अब आगे हमारा 5th क्लॉज क्या आता है, अगर हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर ख़त्म हो रहा है, अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो हमारे देश का फेडरल प्रोविज़न जो है ख़त्म कर रहा है, एक चीज़ याद रखना है, इसको हमारे देश की स्टेट लेजिस्लेचर ने भी पास करना है। और कितनी आती है, हाफ। आपको क्या बताया था मैंने पहले कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है, पहले एक हाउस ने उसको 2/3 मेजॉरिटी से पास करना है, फिर दूसरे हाउस ने इसको 2/3 मेजॉरिटी से पास करना है, फिर प्रेसिडेंट अपनी रेटिफिकेशन देकर उस अमेंडमेंट बिल को क्या कर देते हैं, एक एक्ट बना देते हैं। पर अगर हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर ख़त्म हो रहा है, जैसे हमारा देश अभी फेडरेशन है, अगर बाद में अगर अमेंडमेंट करके आप हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर ख़त्म करके पूरी तरह से यूनिटरी बनाते हो, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स की सरकारों को आप पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हो, तब उस बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होने से पहले हमारे देश का एक चक्कर लगाना पड़ेगा, सारे स्टेट लेजिस्लेचर के पास उसको जाना पड़ेगा। अगर हाफ ऑफ द स्टेट्स अगर हमारे देश में इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करती है, तभी माना जाएगा कि अब ये बिल प्रेसिडेंट के द्वारा साइन किया जाएगा। अगर हमारे देश की अगर 28 स्टेट्स हैं, उसमें से अगर 14 स्टेट्स अगर इसको नहीं पास करती हैं, तब हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर ख़त्म नहीं हो सकता। और अगर 14 स्टेट्स अगर पास कर देती हैं, तो पार्लियामेंट ने तो उसको आगे ही पास किया, तो उसके बाद क्या करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी रेटिफिकेशन देकर इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास कर देंगे। ठीक है, तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि जब दोनों हाउसेस में ये बिल पास होता है पार्लियामेंट के, और स्टेट लेजिस्लेचर भी इसको साइन कर देते हैं, तो बिल ये किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, उसके असेंट के लिए। और यहाँ पर ज़रूरी आता है, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी भी इस बिल को विद होल्ड नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट के पास क्या होती है, एक पॉकेट वीटो की पावर होती है। ठीक है, पॉकेट वीटो के तहत क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस बिल को ना होल्ड कर देते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इसको साइन कर देता हूँ। वो ऑर्डिनरी बिल में होता है, जब भी अमेंडमेंट बिल उनके पास जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको साइन करना ही करना है, ना ही वो इस बिल को अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, ना ही इस बिल को वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट की। जैसे ही प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मिल जाता है, तो वो बिल क्या बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है, और इसका नाम फिर क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, आगे समझ इसकी, सबसे पहले क्या होता है, एक हाउस में इसको बिल को लाना पड़ता है एक अमेंडमेंट बिल के रूप में, और उसके बाद वो दोनों हाउसेस ने इसको पास करना है। दोनों हाउसेस जब इसको पास करते हैं, हमारे देश का अगर फेडरल स्ट्रक्चर ख़त्म हो रहा है, तो वो क्या होता है, पूरे देश में चक्कर लगाता है, और हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर उसको पास करते हैं। जैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर्स के भी साइन हो जाते हैं, अब वो बिल किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे ही अपनी उसके ऊपर मोहर लगाते हैं, और वो हमारे देश का क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या आता है। अब बात करते हैं कितनी तरह की अमेंडमेंट्स होती है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 368 देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। ठीक है, एक आती है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट,
और उसके साथ साथ आती है जिसमें सिंपल मेजॉरिटी आपको चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर की भी। पर फिर भी हमारा जो अमेंडमेंट है वो 3 तरह से आ जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं वो कौन कौन सा आता है। सबसे पहले आता है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, पहले पार्लियामेंट ने सिंपल मेजॉरिटी से किया, फिर पार्लियामेंट ने स्पेशल मेजॉरिटी से किया, और उसके बाद उसको क्या किया, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास भी भेजा उसको साइन होने के लिए। तभी ये कितने हो गए हमारे, 3 तरह के हो गए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट में क्या क्या आपका बिल आता है। जो हमारा सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट है उसमें क्या होता है, दोनों हाउसेज में सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, मोर देन 50%। ठीक है, मोर देन 50% जब वहाँ पर आपका क्या होती है, परसेंटेज होती है, तो वो बिल पार्लियामेंट से पास माना जाता है। अब इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। जब आपने नई तरह की कोई स्टेट्स लानी है, वो अमेंडमेंट कैसे होगी, सिंपल मेजॉरिटी से। आपने नई स्टेट बनानी है, उसकी ऑल्ट्रेशन करनी है बाउंड्रीज़ की, या उसके नाम वगैरह जो है चेंज करना है। किसी स्टेट का अगर आपने लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह बनाना है या उसका जो है ख़त्म करना है, उसको सेकंड शेड्यूल को आपने अगर अमेंड करना है, उसका जो सेकंड शेड्यूल है ना, वो हमारा देश किसके साथ डील करता है, सैलरीज के साथ। सैलरीज एंड एमोलुएंट्स, जो हमारे प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, उनकी जो पे वगैरह होती है कहाँ पर लिखी हुई है, सेकंड शेड्यूल में। अगर आपने उसमें अमेंडमेंट करनी है तो वो कैसे होता है, हमारा सिंपल बिल मेजॉरिटी से। और ये 2018 में हमने जो है अमेंड किया था, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट की जो सैलरी है 5 लाख रुपया फिर कर दी गई थी। हर किसी की रिवाइज हुई थी, जिसमें आपको सबसे पहले प्रेसिडेंट का ही याद रखना, वो कितनी है, 5 लाख। कोरम ऑफ द पार्लियामेंट, जो कोरम है अभी आज के टाइम पे वो आता है 1/10। ठीक है, 1/10 है अभी कोरम। अगर आपने इसको चेंज करना है तो वो आप सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकते हो। सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट। चलिए अब आगे, प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर एंड इट्स कमेटी। यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट, अगर आप चाहते हो कि इसके साथ आप हिंदी या गुजराती या मराठी कोई भी अगर आप लैंग्वेज जो है इसके साथ डाल सकते हो, डालना चाहते हो, तो आप उसको सिंपल मेजॉरिटी के साथ क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। नंबर ऑफ प्यूजाइन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, कन्फर्मेंट ऑफ द मोर जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को बढ़ाने के लिए। ऑफिशियल लैंग्वेज के यूज़ के ऊपर आप अमेंडमेंट कर सकते हो सिंपल मेजॉरिटी से। हमारे देश का सिटीजनशिप जो है वो आप चेंज कर सकते हो, जैसे हमारा अभी जो है OIC होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI सॉरी, ये हमने जो है 2016 में लाया था, इसको आप चेंज कर सकते हो। पार्लियामेंट के इलेक्शंस या स्टेट लेजिस्लेचर के आप जो है इलेक्शंस आप चेंज कर सकते हो सिंपल मेजॉरिटी से। डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यूनियन टेरिटरीज 5th शेड्यूल, जिसको क्या कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्स एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, और उसके साथ 6th शेड्यूल। ये सब हमारे कैसे होते हैं, बाय द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी से क्या क्या पास होता है। सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी जैसे आपको बताया है 2/3 मेजॉरिटी। ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, और टोटल मेंबरशिप वहाँ पर होनी चाहिए। ये चीज़ याद रखना, अगर 543 मेंबर्स हैं तो 543 मेंबर्स ही वहाँ पर होने चाहिए, किसी की छुट्टी नहीं होगी। 2-3 की छुट्टी हो सकती है। अगर आप बोलो वहाँ पे 20% लोग आए नहीं हैं, तो वहाँ पर उस अमेंडमेंट के ऊपर फाइनल वोटिंग नहीं हो सकती। जैसे अगर मेजॉरिटी पार्टी है, उन्होंने कोई अमेंडमेंट लानी है, तो उन्होंने एक दिन ऐसा चुना जिस दिन उनको पता है कि अपोजिशन पार्टी ने वहाँ पर आना ही नहीं है। ठीक है, तो अगर अपोजिशन पार्टी नहीं आई है और वो चाहते हैं कि उस बिल को पास करना स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर हर किसी मेंबर की रेटिफिकेशन चाहिए। ठीक है, चलिए आगे अब बात करते हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी है, इसके थ्रू कौन कौन से प्रोविज़न हमारे देश में लाए जा सकते हैं। सबसे पहले आता है फंडामेंटल राइट्स को अगर आपने बदलाव करना है तो वो स्पेशल मेजॉरिटी से होता है। तभी वहाँ पर आपको बताया ना कि टोटल मेंबरशिप होनी चाहिए। ठीक है, टोटल मेंबरशिप जब तक नहीं होगी तब तक आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और उसके साथ साथ वो प्रोविज़न जो 1st और 3rd कैटेगरीज में कवर नहीं हुए हैं। चलिए बात करते हैं वो कौन सी स्पेशल मेजॉरिटी है जिसमें आपको कंसेंट चाहिए होता है स्टेट्स का भी। चलिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक चीज़ याद रखना, जैसा आपको बताया हमारे देश का जब फेडरल स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला है, तब आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट की, और उसके साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर 1-2 स्टेट्स जो है उसको टाल देती हैं, कहती है हम नहीं इसके ऊपर डिसीजन लेना चाहते, हम इसको पास ऑन कर देते हैं,
ये चीज़ याद रखना, जैसे ही आधी स्टेट्स हमारे देश की, मतलब जैसे अगर 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, 28 स्टेट्स हैं, और पहली 14 स्टेट्स जिनके पास गया उन्होंने साथ में ही क्या कर दिया, इसको पास कर दिया, और 14 के पास अभी रिमेनिंग गया भी नहीं था, तो वहाँ पे उनके जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें ये पता है कि आधी से ज़्यादा स्टेट्स ने क्या कर दिया, अपना कंसेंट कर दिया। तो यूजुअली क्या होगा, जब भी मेजॉरिटी पार्टी जैसे बीजेपी की अगर सरकार है, उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर ख़त्म करना है, तो वो कौन सी स्टेट्स में भेजती है, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है। तो जैसे ही वो बीजेपी की सरकार वाली गवर्नमेंट क्या करती है, उनको पास करती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है स्टेट लेजिस्लेचर से पास माना जाएगा कि ये पास हो गया है। और यहाँ पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है स्टेट्स के लिए कि आपको इतनी देर में अपना जो है कंसेंट देना है। चलिए बात करते हैं कौन कौन से प्रोविजंस जो हैं इसमें आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्रेसिडेंटल इलेक्शंस और उसके मैनर्स, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर्स की क्या हद है, क्या एक्सटेंट है उसका, यूनियन का और स्टेट का। जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास कितनी एग्जीक्यूटिव पावर्स आती हैं और स्टेट्स के पास कितनी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, उनकी हद को जो है चेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को चेंज किया जा सकता है, उसकी अमेंडमेंट जो है हमारी पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी से कर सकती है। लेजिस्लेटिव पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो यूनियन और स्टेट्स के बीच में है, वो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल आप अमेंड कर सकते हो। किसी भी तरह की लिस्ट जो 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आती है। स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में, जैसे हमारे हमारा जो यूपी है, यूपी की 80 सीटें हैं, अगर वो चाहते हैं इसकी 90 सीटें करना, या उसके चाहते हैं कि 70 सीटें करना, तो वो कैसे होगा, हमेशा स्पेशल मेजॉरिटी से ही होगा। फिर उसके बाद पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। अगर ये 368 आर्टिकल को भी अगर अमेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इनको जो है मोर देन 14 स्टेट्स या हाफ स्टेट से क्या करना पड़ेगा, इसको पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा अमेंडमेंट प्रोसीजर। यहाँ से आपका ये जो है अमेंडमेंट प्रोसीजर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे हमें बताइएगा कि क्या हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और आपको क्या वीडियो के ऊपर, क्या टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, और हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कि ताकि हर किसी का जो है बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट वीडियो में अब आपके साथ मिलेंगे हम फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू।